हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एसएस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां पर सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट झालरापाटन की ओर से आपको अवेलेबल करवाई जा रही है बीएससी फर्स्ट ईयर की सारी क्लासेस। और इस क्लासेस के क्रम में ही मैं आप लोगों के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेकर हाजिर हो गया हूं। बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन 1 परमाणु की संरचना, जो लगभग समाप्त होने वाला है। और परमाणु की संरचना के अंतर्गत अपन पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं परमाणु कक्षकों के प्रकार। 4 प्रकार के पढ़े हैं परमाणु कक्षकों के आधार पर तत्व अपन ने पढ़े हैं। 4 प्रकार के एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व के बारे में इतनी चर्चा हो चुकी है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों ने वह वीडियो देखी होगी। और प्यारे विद्यार्थियों, एक बात मैं आप लोगों से यहाँ पर करना चाहता हूँ, आप लोग जो हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहें, ताकि जितने भी प्यारे मित्र आप लोगों के हैं उन सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आपको जो वीडियो ये बनाई जा रही है, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट्स के आधार पर ही हम आगे की वीडियो में इम्प्लीमेंट करके आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम मोटिवेट रहें और आप लोगों के लिए अधिक से अधिक बहुत ही बेहतरीन तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस टॉपिक में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संयोजकता। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, संयोजकता की बात अपन करें तो देखो, किसी भी तत्व के द्वारा दूसरे तत्व के साथ सहयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता। किसी भी तत्व के दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो किसी तत्व के दूसरे तत्व के साथ सहयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। यानी कोई भी एक तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ किस प्रकार से सहयोग करता है, कोई भी एक तत्व दूसरे अन्य तत्वों से कितने अन्य तत्वों से सहयोग कर सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो एक तो हो जाएगी ये वाली, एक और डेफिनेशन इसकी होती है, और वो है कि किसी भी तत्व की उत्तेजित अवस्था में उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। यानी कि कोई भी तत्व है, उस तत्व की उत्तेजित अवस्था में उसके बाह्यतम कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। क्या होती है ये बात, इसको अपन ध्यानपूर्वक समझते हैं। आप लोग बोर्ड पर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं। किसी परमाणु की उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित अवस्था में बाह्यतम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लेता हूं, और एग्जाम्पल है आपका जाना पहचाना है कार्बन। देखो, कार्बन के बारे में बात करते हैं तो कार्बन 6 की सामान्य अवस्था की बात करें अपन, क्या बात करेंगे? सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका? 1s2 होता है,
2s2 होता है, 2p2 होता है। क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 होता है। यदि इसको अपन इस प्रकार से बॉक्स के रूप में लिखें, ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको लिखेंगे यहां पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, यहाँ पर 2 भर दिए हैं, यहाँ पर एक एक एकांतर क्रम में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये तो होगी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो क्या होता है, उत्तेजित ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है ना, एक तो होती है सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था और एक होती है उत्तेजित ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है ना। उसको भी मैं लिख देता हूं कि उत्तेजित ऑक्सीकरण या उत्तेजित अवस्था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष की बात कर रहे हैं अपन। देखो ये आंतरिक कोष है, क्योंकि ये 1s2 है, 1 है ना, 1 ये क्या है, कोष की संख्या है, यानी कि ये आंतरिक कोष है और ये 2 है दोनों, यानी ये क्या है, बाह्यतम कोष है। अब देखो क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में है ना, बाह्यतम कोष में ये जो 2s कक्षक है, ये क्या करते हैं, 2s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चला जाएगा, इस 2p कक्षक, अंतिम वाला जो 2p कक्षक है ना, ये खाली है, तो इसमें से निकलकर उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। यानी उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन गया है तो 2s1 हो जाएगा, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन आया है यानी कि 2p3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में हो गए हैं। अब देखो यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में क्या है, उत्तेजित अवस्था में बाह्यतम कोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 और 4 है। उत्तेजित अवस्था में बाह्यतम कोष में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो उत्तेजित अवस्था में कार्बन के पास, उत्तेजित अवस्था में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी 4। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वो सिंपल सी बात है कि किसी भी परमाणु की उत्तेजित अवस्था में बाह्यतम कोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उत्तेजित अवस्था में बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। जैसे कार्बन की उत्तेजित अवस्था में बाह्यतम कोष 2 वाले में अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से अन्य भी तत्वों के आप लोग यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की विषय वस्तु आपको समझ में आ गई होगी सभी प्यारे विद्यार्थियों को। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक तो पढ़ लिया है क्या, संयोजकता। अब आप एक एक वर्ड और पढ़ते हैं और वो होता है ऑक्सीकरण अवस्था। क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये क्या चीज होती है, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। देखो अगला छोटा सा टॉपिक आता है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है ना, इसके बारे में बात करें तो कोई भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर, किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर जो उसके ऊपर आवेश आता है, क्या आता है, आवेश आता है, वही क्या कहलाती है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो अपनी बात यहां पर हो गई है कि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर, त्यागने या ग्रहण करने पर उसके ऊपर आया हुआ आवेश ही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है।
ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर जो आवेश आएगा ना, वही क्या कहलाएगी, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन लेते हैं कि ये सोडियम था, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। अब जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 आवेश आ जाएगा। तो इसकी इस सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था पर से पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +1, ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी कितनी, +1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इसके ऊपर क्या आया है, प्लस आवेश आया है, +1 आवेश आया है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर +2 बनाया है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। अब देखो आपने एक बात यहाँ पर क्या देखी कि संयोजकता जो होती है उसमें कोई प्लस माइनस नहीं आता। ठीक है ना, जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है, केवल 4 बोला अपन ने। ठीक है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं आता। और ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है इसमें प्लस माइनस भी साथ में आता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +1, मैग्नीशियम की कितनी होगी, +2, एल्यूमिनियम की कितनी होगी, +3। ठीक है ना, तो ये क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर या ग्रहण करने पर उस पर जो आवेश आता है वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। तो ये विषय वस्तु भी बिल्कुल आपकी कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ और आगे अपन बात करें यहाँ पर तो देखो अगला एक छोटा सा टॉपिक अपना यहाँ पर और आता है इसी से संबंधित, और वो होता है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। क्या होती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो विद्यार्थियों, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी जो तत्व होता है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कर लेते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। तो इस ऑक्सीकरण अवस्था को क्या बोला जाएगा, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है। क्या बोलेंगे अपन, कुछ तत्व अपनी ऑक्सीकरण, कुछ तत्व अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन करके एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिसे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जैसे कॉपर जो होता है आपका, कॉपर +1 भी प्रदर्शित करता है, कॉपर +2 भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, +1 भी करेगा, +2 भी करेगा। +1 प्रदर्शित करता है तो इसको बोलते हैं क्यूप्रस, है ना, +2 करता है तो बोलते हैं क्यूप्रिक। ठीक है, वैसे ही आयरन की मैं बात करूं आप लोगों से तो प्यारे विद्यार्थियों, आयरन +2 भी करता है, आयरन +3 भी करता है। आयरन की +2 यानी कम वाली होती है तो उसको बोलते हैं फेरस। ठीक है, और ज्यादा वाली होती है तो उसको बोलते हैं क्या, फेरिक, फेरिक बोलते हैं। सिंपल सी बात ये हुई कि जिसमें कम ऑक्सीकरण अवस्था होती है नाम के पीछे अस लग जाता है, ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती है नाम के पीछे इक लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको अपन क्यूप्रस और क्यूप्रिक कहेंगे। और भी बात करें अपन यहाँ पर तो जैसे टीन होता है आपका, टीन जो होते हैं वो भी आपका इस प्रकार से 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, Sn+2, Sn+4। जो Sn+2 वाला होता है उसको बोलते हैं स्टेनस। ठीक है, और Sn+4 वाला होता है उसको बोलते हैं स्टेनिक।
ठीक है। तो इस प्रकार से टीन है, आपका आयरन है, कॉपर है, ये सभी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक और होता है आपका लेड है, ठीक है, Pb+2 और Pb+4, प्लम्बस और प्लम्बिक, इस प्रकार से प्लम्बस और प्लम्बिक। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ तत्व हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था या एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है। तो अपन ने आज 3 पॉइंट के ऊपर बात की है, संयोजकता के ऊपर बात की है, अपन ने यहाँ पर बात की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात की है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये जो विषय वस्तु यहाँ पर है बिल्कुल समझ में आ गई है, और यदि आपको समझ में आ गई है तो आप लोग उसको लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें, ठीक है प्यारे मित्रों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।